हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर का पार्ट 1, जिसमें हम मसल्स वाला पार्ट पूरा का पूरा कवर करेंगे। जो पार्ट 2 है स्केलेटल सिस्टम, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से। इंट्रोडक्शन पार्ट हम करेंगे बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक से। तो मूवमेंट हम लिविंग बींग्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। सबसे सिंपल एग्जाम्पल है मूवमेंट का स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, जो हमें देखने को मिलता है यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि अमीबा में। ऐसा मूवमेंट जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म की जगह या प्लेस चेंज हो रही है या लोकेशन चेंज हो रही है, तो ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं लोकोमोशन। अगर हम वॉकिंग कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, तो हमारी जगह चेंज हो रही है, यानी कि लोकोमोशन हो रहा है। यानी लोकोमोशन मूवमेंट का एक टाइप है। बच्चों ये ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं वो बाकी मूवमेंट में हमारी बॉडी के हेल्प नहीं कर सकते। जैसे पैरामीशियम में सीलिया होते हैं, तो वो उसके फूड को उसके माउथ यानी साइटोफेरिंग्स तक लाने में भी हेल्प करते हैं, उसके लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। सेम वे हाइड्रा में टेंटाकिल्स होते हैं, वो उसको लोकोमोशन में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा उसके प्रे को कैप्चर करने में भी हेल्प करते हैं। सेम वे जो हमारे लिम्स हैं उसको हम लोकोमोशन के लिए भी यूज़ करते हैं और हम अपने पोस्चर को चेंज करने के लिए भी यूज़ करते हैं। तो लोकोमोटरी ऑर्गन और बाकी मूवमेंट के लिए हम सेम ऑर्गन भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों किसी भी ऑर्गेनिज्म में मेथड ऑफ लोकोमोशन डिपेंड करता है उसके हैबिटेट पे, या फिर वो कैसी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में रह रहा है। लेकिन नॉर्मली जो लोकोमोशन ऑर्गेनिज्म यूज़ करते हैं वो करते हैं फॉर सर्च ऑफ फूड, शेल्टर, मेट, सुटेबल ब्रीडिंग प्लेसेस, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस। एक बार फर्स्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन रीड करो। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट्स बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशंस। तो अब मूवमेंट और लोकोमोशन में डिफरेंस समझ में आ गया सबको। लोकोमोशन कब होगा? जब किसी ऑर्गेनिज्म की जगह चेंज होगी, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तब हम उसको क्या बोलेंगे? लोकोमोशन। लेकिन मूवमेंट क्या हो सकता है? हम खड़े खड़े भी कुछ मूवमेंट कर सकते हैं। हम एक जगह पे स्टेशनरी रह के भी क्या कर सकते हैं? मूवमेंट कर सकते हैं। तो जितने भी लोकोमोशन है वो मूवमेंट का पार्ट है, लेकिन सारे मूवमेंट लोकोमोशन नहीं है। अब आते हैं बच्चों हम अपने चैप्टर की फर्स्ट हेडिंग पे, टाइप्स ऑफ मूवमेंट। तो ह्यूमन बींग्स में 3 टाइप के मूवमेंट होते हैं, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। तो सबसे पहला टाइप है हमारा अमीबॉइड टाइप। ये जो मूवमेंट है ये स्यूडोपोडिया की वजह से होता है, जैसे कि अमीबा में होता है। तो हमारी बॉडी में ये जो मूवमेंट है ये हमें देखने को मिलता है मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट्स यानी WBCs में। इसके अलावा बच्चों जो हमारा साइटोस्केलेटन यानी जो माइक्रोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे साइटोप्लाज्म में, उनमें भी अमीबॉइड मूवमेंट होता है। सेकेंड टाइप ऑफ मूवमेंट है सीलियरी मूवमेंट। बच्चों ये होता है सीलिया की वजह से। तो हमारी बॉडी में इसके 2 एग्जाम्पल गिवन है, एक तो ट्रैकिया और एक फैलोपियन ट्यूब। बच्चों हमारे ट्रैकिया में सीलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। तो सीलिया वहाँ पे म्यूकस के मूवमेंट में हेल्प करते हैं और वहाँ पे जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं वो ट्रैप हो जाते हैं। इसके अलावा जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट में फैलोपियन ट्यूब है, वहाँ पे जो सीलिया हैं वो एग के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट है हमारा मस्कुलर मूवमेंट। मस्कुलर मूवमेंट होता है मसल्स की वजह से, जिसका एग्जाम्पल है हमारे लिम्स, जॉ, टंग। और जो ये कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी है हमारी मसल्स की, ये लोकोमोशन में भी हेल्प करती है। इसके अलावा हमारी एनसीईआरटी बुक में एक और मूवमेंट दे रखा है, फ्लैजुलर मूवमेंट, जिसका एग्जाम्पल है स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म। फिर से हम अपनी एनसीईआरटी बुक पे आ जाते हैं एक बार। तो यहाँ पे इस पेज पे हमारे तीनों टाइप के मूवमेंट गिवन है, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। सारे एग्जाम्पल जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वो हमने कवर कर लिए हैं। लेकिन यहाँ पे लास्ट में गिवन है कि जो हमारा लोकोमोशन है उसमें हमारे तीनों सिस्टम कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। वो 3 सिस्टम है बच्चों, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम। अब आते हैं हम अपने चैप्टर की नेक्स्ट हेडिंग पे जो है मसल्स। तो बच्चों एनसीईआरटी में एक और मूवमेंट का एग्जाम्पल दे रखा है, फ्लैजुलर मूवमेंट, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसका एग्जाम्पल है स्विमिंग ऑफ स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। अब मसल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं कि जो मसल्स हैं वो हमारे बॉडी वेट का 40 to 50% कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं। फिर हमारी मसल्स में कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी और इलास्टिसिटी। अब हमने अपनी मसल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। तो हम अब पढ़ते हैं 3 टाइप्स ऑफ मसल्स। ये हैं हमारी 3 टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। सबसे पहले स्केलेटल मसल हमारी सिलेंड्रिकल इन शेप होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं, स्ट्रिएटेड होती हैं और फंक्शन में वॉलेंट्री होती हैं। फिर स्मूथ मसल हमारी स्पिंडल शेप्ड होती हैं, नॉन स्ट्रेटेड होती हैं और इनवॉलेंट्री होती हैं एक्शन में। कार्डियक मसल में हमें स्केलेटल मसल और स्मूथ मसल दोनों की प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती हैं। तो जो इनका स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है और स्ट्रेटेड होता है, लेकिन ये ब्रांच्ड होती हैं और फंक्शन में कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। यहाँ पे बच्चों डिटेल कंपैरिजन दे रखा है तीनों टाइप ऑफ मसल्स में। तो सबसे पहले इनका अपीयरेंस, स्केलेटल मसल स्ट्रेटेड होती हैं अपीयरेंस में,
स्मूथ मसल्स नॉन स्ट्रेटेड और कार्डियक मसल्स स्ट्रेटेड होती हैं। फिर सेकेंड प्रॉपर्टी है इनकी कंट्रोल। स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होती हैं और बाकी दोनों टाइप हमारी इनवॉलेंट्री। शेप में आते हैं, स्ट्रेटेड लॉन्ग होती हैं, सिलेंड्रिकल होती हैं और अनब्रांच्ड होती हैं। स्मूथ हमारी स्पिंडल शेप्ड होती हैं और कार्डियक हमारी सिलेंड्रिकल होती हैं लेकिन ब्रांच्ड होती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियस। तो स्केलेटल मसल्स हमारी मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, बाकी दोनों हमारी यूनी न्यूक्लिएटेड होती हैं। लोकेशन है तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो हमारी लिम्ब बोन्स में प्रेजेंट होती हैं। स्मूथ मसल्स हमारी विसरल ऑर्गन्स में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनमें प्रेजेंट होती हैं और कार्डियक मसल्स हमारी प्रेजेंट होती हैं हमारे हार्ट में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्शन। तो हमारी स्केलेटल मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन है वो फास्ट होता है, स्मूथ में स्लो होता है और हमारी कार्डियक मसल्स में होता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों फटीग। तो हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं वो थक जाती हैं, बाकी जो हमारी स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं वो कभी नहीं थकती। फिर नेक्स्ट है इंटरकैलेटेड डिस्क। तो ये सिर्फ कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है बच्चों हमारी फंक्शंस। तो स्केलेटल मसल क्योंकि हमारी लिम्ब बोन्स में प्रेजेंट है तो वो लोकोमोशन में हेल्प करेंगी। स्मूथ मसल्स हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट है तो वहाँ पे मूवमेंट करेंगी और उनकी फंक्शंस को भी रेगुलेट करती हैं। और लास्ट जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट में प्रेजेंट है तो वो थ्रू आउट द बॉडी ब्लड को सप्लाई करती हैं। टाइप्स ऑफ स्केलेटल मसल्स के बाद बच्चों हमारी एनसीईआरटी बुक में गिवन है हमारी स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। तो अब हम पढ़ते हैं स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। बच्चों हमारी जो स्केलेटल मसल होती है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होती है, वॉलेंटरी इन एक्शन होती है और हमारी बोन से कनेक्टेड होती है थ्रू टेंडन्स। अब हम देखते हैं एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर। बच्चों ये एक स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर है। तो एक स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट होते हैं नंबर ऑफ फैसिकल्स और मसल बंडल्स। तो ये जो बड़े वाले सर्किल के अंदर जो छोटे वाले सर्कल्स हैं वो है हमारे मसल बंडल्स। फिर मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। तो बच्चों सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हमारा स्केलेटल मसल के अंदर प्रेजेंट है वो है मसल बंडल और फेसिकल, जो कि एक कोलेजिनस कनेक्टिव टिश्यू की लेयर से कवर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं फैशिया। फिर एक मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट है हमारे बहुत सारे मसल फाइबर्स। अब हम देखते हैं एक मसल फाइबर का स्ट्रक्चर। मसल फाइबर्स मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर्स हैं और सिनकाइटियम है। इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा। इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्म और इनका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसको बोलते हैं हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है। बच्चों यही कैल्शियम आयंस फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं। अब जो सार्कोप्लाज्म है मसल फाइबर का वो कंटेन करता है पैरेलली अरेंज स्ट्रक्चर्स जिनको हम बोलते हैं मायोफिलामेंट्स और मायोफाइब्रिल्स। बच्चों ये जो स्केलेटल मसल है हमारी ये स्ट्रेटेड हमें दिखती है क्योंकि इसमें मायोफिलामेंट्स प्रेजेंट होते हैं और मायोफिलामेंट्स में लाइट और डार्क बैंड्स ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट होते हैं। डार्क बैंड को हम बोलते हैं ए बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड और लाइट बैंड को हम बोलते हैं आई बैंड और आइसोट्रॉपिक बैंड। ए बैंड बना होता है हमारा थिक फिलामेंट से जो कि बने होते हैं मायोसिन प्रोटीन से और आई बैंड बना होता है हमारा थिन फिलामेंट से जो बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। बच्चों जो आई बैंड है उसको एक इलास्टिक फाइबर है वो बाइसेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं जेड लाइन, या हम बोल सकते हैं कि एक जो पूरा मायोफाइब्रिल है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड होता है बाय इलास्टिक फाइबर कॉल्ड जेड लाइंस। तो बच्चों दो जेड लाइंस के बीच के स्पेस को हम बोलते हैं सार्कोमियर। एक सार्कोमियर में दो और स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, एक तो एच जोन और एक एम लाइन। अब एच जोन क्या होता है बच्चों, जो थिन फिलामेंट्स एक्टिन फिलामेंट्स के एंड्स और मायोसिन फिलामेंट्स के जो एंड्स हैं वो रेस्टिंग फेज में क्या करते हैं एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। उसका कुछ पार्ट ओवरलैपिंग रहता है लेकिन सेंटर में कुछ पार्ट रहता है मायोसिन का जो बिना ओवरलैपिंग के रहता है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं एच जोन। अब एम लाइन क्या है, एम लाइन है बच्चों की एक थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है जो थिक फिलामेंट्स के सेंटर में प्रेजेंट होती है, जो कि थिक फिलामेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके रखती है, उसको हम क्या बोलते हैं एम लाइन बोलते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है कि जो दो जेड लाइंस हैं वो एक दूसरे के पास आ जाती हैं और जो एच जोन है वो छोटा हो जाता है। चलो बच्चों एक बार सार्कोमियर का स्ट्रक्चर दोबारा देख लेते हैं। तो बच्चों जो पूरा मायोफाइब्रिल है वो कंपार्टमेंट्स में डिवाइडेड है बाय जेड लाइंस। तो दो जेड लाइंस के बीच के स्पेस को हमने क्या बोला है सार्कोमियर, मीन्स की नंबर ऑफ सार्कोमियर है एक मायोफाइब्रिल में। अब एक सार्कोमियर में और क्या क्या स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, तो एक तो क्या प्रेजेंट है उसमें एच जोन, यानी कि जो लाइट और डार्क बैंड्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप किए रखते हैं रेस्टिंग फेज में, और जो सेंटर वाला पार्ट जो सिर्फ थिक फिलामेंट्स कंटेन करता है उसको हम क्या बोलते हैं एच जोन। इसके अलावा एम लाइन प्रेजेंट है। एम लाइन क्या है, ये प्रेजेंट होती है थिक फिलामेंट्स के सेंटर में जो थिक फिलामेंट्स को एक साथ कनेक्ट करके रखती है। तो बच्चों हम फिर से एक बार एनसीईआरटी पे आ जाते हैं। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर कर लिया है, सार्कोमियर का स्ट्रक्चर कर लिया है। आप लोग इस टॉपिक को एक बार रीड कर लो एनसीईआरटी बुक से, फिर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं।
तो नेक्स्ट पेज पे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिन एंड मायोसिन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिन का स्ट्रक्चर। एक्टिन फिलामेंट एक मोनोमर यूनिट से मिलकर बनता है जिसका नाम है जी एक्टिन और ग्लोबुलर एक्टिन। तो बच्चों, ग्लोबुलर एक्टिन और जी एक्टिन की मोनोमर यूनिट्स एक साथ जुड़ती हैं और एक पॉलीमराइज फिलामेंट बनाती हैं जिसको हम बोलते हैं एफ एक्टिन और फिलामेंटस एक्टिन। फिर एफ एक्टिन की दो चेन्स हेलिकली बाउंड होकर बनाती हैं एक्टिन फिलामेंट। बच्चों, एफ एक्टिन के अलावा दो और प्रोटीन्स होते हैं हमारे थिन फिलामेंट में, वो है ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। अब दो एफ एक्टिन की चेन्स हेलिकली बाउंड हो गई, इसके बाद दो ट्रोपोमायोसिन की चेन्स भी क्या करेंगी, वो क्लोजली रन करेंगी एफ एक्टिन के थ्रू आउट द लेंथ और उसकी ग्रूव्स में प्रेजेंट होगी। इसके बाद हमारा एक और कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, थर्ड प्रोटीन ट्रोपोनिन। ये क्या करता है, ये ट्रोपोमायोसिन के रेगुलर इंटरवल्स पे प्रेजेंट होता है। जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो हमारा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे से बाइंड करते हैं। तो मायोसिन एक्टिन से जहां बाइंड करता है, ट्रोपोनिन प्रोटीन उस साइट को ब्लॉक करके रखता है, तो वो वहीं पे प्रेजेंट होता है जहां पे मायोसिन बाइंडिंग साइट होती है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं बच्चों। तो हमारा एक्टिन फिलामेंट मिलके बनता है एफ एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। एफ एक्टिन की दो चेन्स हेलिकली एक दूसरे से बाउंड होती हैं, उसके ऊपर ट्रोपोमायोसिन की भी दो चेन्स बाउंड होती हैं और ट्रोपोनिन प्रेजेंट होता है रेगुलर इंटरवल्स पे किसके, ट्रोपोमायोसिन की। वो कहाँ पे बाइंड होता है, जहाँ पे मायोसिन आके उससे बाइंड करेगा। तो रेस्टिंग स्टेट में क्या करता है, वो मायोसिन को एक्टिन से बाइंड होने से रोकता है। बच्चों, अब हम देखते हैं मायोसिन का स्ट्रक्चर। तो एक्टिन की तरह मायोसिन की भी एक मोनोमर यूनिट होती है, मेरोमायोसिन। ये दो टाइप का होता है, हैवी मेरोमायोसिन और लाइट मेरोमायोसिन। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें एक हेड होता है विद शॉर्ट आर्म और एक टेल होती है। हेड और शॉर्ट आर्म बने होते हैं हैवी मेरोमायोसिन के और टेल बनी होती है लाइट मेरोमायोसिन की। हेड विद शॉर्ट आर्म या हम बोल सकते हैं हैवी मेरोमायोसिन सरफेस से एक एंगल पर प्रोजेक्टेड होता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉस आर्म। हेड पे दो बाइंडिंग साइट्स होती हैं, एक तो एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है और एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है। तो जब मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये जो एक्टिन बाइंडिंग साइट है यहाँ पे मायोसिन एक्टिन से जाके बाइंड करता है और एटीपी इसके लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। बच्चों, मेरोमायोसिन का जो हेड है ये एटीपेज एंजाइम की तरह वर्क करता है क्योंकि ये एटीपी को ब्रेक करके एनर्जी रिलीज करता है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अब ये जो मोनोमर यूनिट्स हैं मेरोमायोसिन, ये फिर ज्वाइन होकर बनाती हैं एक पॉलीमराइज्ड प्रोटीन जिसको हम मायोसिन फिलामेंट कहते हैं, थिक फिलामेंट। स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स के बाद हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बार आप लोग एक्टिन और मायोसिन का जो स्ट्रक्चर है वो एनसीईआरटी से रीड कर लो, फिर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं। तो अब हम देखते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन का मैकेनिज्म। बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है हमारे ब्रेन से, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। तो सबसे पहले ब्रेन हमारा सिग्नल्स पहुंचाएगा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को एक मोटर न्यूरॉन के थ्रू। मोटर न्यूरॉन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करेगी जिसका नाम है एसिटाइल कोलाइन। जैसे ही एसिटाइल कोलाइन रिलीज होगा वैसे ही मसल फाइबर के सार्कोलेमा पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं वो इम्पल्सेस को रिसीव करेंगे और पूरे मसल फाइबर में एक्शन पोटेंशियल को स्प्रेड कर देंगे। अब जैसे ही एक्शन पोटेंशियल मसल फाइबर में स्प्रेड होगी तो वो पहुंचेगी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, उसके अंदर जो कैल्शियम आयंस स्टोर है वो उनको रिलीज कर देगा बाहर। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद जो कैल्शियम आयंस हैं वो जाके बाइंड हो जाएंगे ट्रोपोनिन प्रोटीन से जो कि एक्टिन फिलामेंट पे प्रेजेंट है। ट्रोपोनिन अपनी जगह से हट जाएगा और मायोसिन बाइंडिंग साइट को फ्री कर देगा, एक्सपोज कर देगा। अब क्या होगा, मायोसिन का जो हेड है वो जाके एक्टिन से बाइंड कर जाएगा और एक क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन हो जाएगी। इसके बाद बच्चों, जो मायोसिन का हेड है वो एक एटीपी मॉलिक्यूल को हाइड्रोलाइज करेगा ताकि एनर्जी रिलीज हो। उस एनर्जी को यूज करके जो मायोसिन का हेड है वो बैंड हो जाएगा और एक्टिन फिलामेंट्स को पुल करेगा सेंटर की साइड, सेंटर में जहाँ पे एम लाइन प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो थिन एक्टिन फिलामेंट्स हैं वो थिक मायोसिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड करेंगे और मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे। तो बच्चों, मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, दो जेड लाइंस पास आती हैं क्योंकि मायोसिन का हेड क्या कर रहा है, एक्टिन फिलामेंट्स को सेंटर की साइड खींच रहा है। तो दो जेड लाइंस पास आ रही हैं जिसकी वजह से हमारी जो सार्कोमियर है वो शॉर्ट हो जाएगी। बीच में जो एच जोन था जहाँ पे सिर्फ मायोसिन फिलामेंट था वो भी छोटा होता चला जाएगा धीरे धीरे। अब जो हमारे ए बैंड और आई बैंड उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारा जो ए बैंड है जो सिर्फ मायोसिन का होता है वो तो सेम लेंथ का रहेगा, लेकिन जो हमारा आई बैंड है उसकी लेंथ भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। अब जैसे ही मसल से स्टिमुलस हटेगा तो हमारी मसल क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। तो जब हमारी मसल रिलैक्स करेगी तब क्या होगा, तो जो भी कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है हमारे सार्कोप्लाज्म में वो वापस चले जाएंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब हमारा जो ट्रोपोनिन है वो कैल्शियम फ्री हो गया,
तो दोबारा से वो जाके अटैच हो जाएगा मायोसिन बाइंडिंग साइट पे, जो कि एक्टिन पे प्रेजेंट है। जैसे ही वो जाके वहाँ अटैच होगा तो क्रॉस ब्रिज बना था जो हमारा एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट के बीच में, वो टूट जाएगा, दोनों फिलामेंट्स अलग अलग हो जाएंगे और जो हमारी 2 जेड लाइंस थी वो भी दूर दूर हो जाएंगी। सार्कोमियर लंबी हो जाएगी, मतलब ओरिजिनल लेंथ को ले लेगी वो दोबारा से, और हमारी जो मसल है वो रिलैक्स हो जाएगी। तो बच्चों इस प्रोसेस में भी हमारा एक एटीपी मॉलिक्यूल यूज होता है। तो ये था बच्चों हमारा स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बच्चों यहाँ पे स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो गया है। अब आप लोग इसको एक बार एनसीईआरटी से रीड कर लो, फिर हम आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो है हमारा टाइप्स ऑफ मसल फाइबर्स। रेड मसल फाइबर है, वाइट मसल फाइबर। बच्चों मायोग्लोबिन एक रेड कलर्ड पिगमेंट है जो हमारी मसल्स में प्रेजेंट होता है। जिन मसल्स में ये ज़्यादा अमाउंट में होता है उनको बोलते हैं रेड मसल फाइबर, जिनमें ये कम अमाउंट में होता है उनको बोलते हैं वाइट मसल फाइबर। तो इसीलिए जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं उनका कलर होता है रेड, और जो वाइट मसल फाइबर्स होते हैं उनका कलर होता है वाइट और पेल कलर। मायोग्लोबिन क्योंकि रेड मसल फाइबर्स में ज़्यादा है तो वो ज़्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकते हैं। वाइट मसल फाइबर्स में मायोग्लोबिन कम है इसीलिए वो कम ऑक्सीजन को स्टोर करके रख सकते हैं। अब आते हैं नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो रेड मसल फाइबर में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा हैं, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाइट मसल फाइबर में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम है, इसीलिए वहाँ पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ब्लड सप्लाई। तो बच्चों क्योंकि हमारे रेड मसल फाइबर्स में लार्ज नंबर ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट हैं, इसीलिए वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो रिच है, तो कंटिन्यूसली हमारे न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन सप्लाई होते रहते हैं रेड मसल फाइबर्स में। वाइट मसल फाइबर्स में नंबर ऑफ कैपिलरीज कम है, इसीलिए ब्लड सप्लाई वहाँ पे कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेड मसल फाइबर्स में एरोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन है क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जबकि जो हमारे वाइट मसल फाइबर है उसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन प्रेजेंट है क्योंकि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों जो हमारे रेड मसल फाइबर्स हैं उनमें लेस नंबर ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसीलिए कम कैल्शियम आयंस प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए उनका जो रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है वो स्लो होता है। जबकि जो हमारे वाइट मसल फाइबर्स हैं उनमें लार्ज अमाउंट ऑफ सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है और कैल्शियम आयंस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए उनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो फास्ट होता है। रेड मसल फाइबर्स हमारे स्लो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम कर सकते हैं, जबकि वाइट मसल फाइबर्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन फास्ट होता है लेकिन वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। तो हमारे जो रेड मसल फाइबर्स हैं बच्चों वो फटीग रेजिस्टेंट होते हैं, वो लंबे टाइम के लिए काम कर सकते हैं बिना थके, जबकि जो वाइट मसल फाइबर्स हैं हमारे वो बहुत जल्दी थक जाते हैं क्योंकि वहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो कम प्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि एनाएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है। नेक्स्ट है फंक्शंस। तो जो हमारे रेड मसल फाइबर्स हैं वो लंबी एक्टिविटीज़ के लिए सूटेबल होते हैं, जैसे रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग, जबकि जो हमारे वाइट मसल फाइबर्स हैं वो बहुत ही क्विक और पावरफुल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे जंपिंग या हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर रहे हैं तो एकदम से अगर हमें पावर लगानी है किसी काम में तब हमारे वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा सूटेबल होते हैं। यानी कि जो हमारे रेड मसल फाइबर्स हैं वो काम करते हैं डीजल इंजन की तरह, मीन्स कि वो स्लो स्टार्ट होते हैं लेकिन लंबे चलते हैं, जबकि जो हमारे वाइट मसल फाइबर हैं वो काम करते हैं स्पोर्ट्स कार इंजन की तरह, मीन्स कि वो स्पीड से स्टार्ट होते हैं लेकिन जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। तो बच्चों ये था हमारा लास्ट टॉपिक मसल वाले टॉपिक का। आई होप ये आप सबको समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को सेकेंड पार्ट देखना है यानी स्केलेटल सिस्टम की वीडियो देखनी है तो वो मेरे चैनल पे जाके देख सकता है, या फिर उसका मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ। इसके बाद जो हम 11th क्लास का चैप्टर करेंगे बच्चों वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन।